हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रुबीनास लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएससी लेसन नंबर 2 रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम। ये मेरा पार्ट 2 है जिसमें मैंने थोड़े टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। टॉपिक्स है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है और उसके बेस पे एक्टिविटी के रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्टिविटी होती है, रेस्पिरेशन में जो इन्हेलेशन और एक्सलेशन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन से मसल्स है जो इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के दौरान, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो लैरिंक्स और फेरिंक्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एपिग्लोटिस क्या है? फ्रॉम द नेजल कैविटी द एयर गोज इनटू द फेरिंक्स। देयर इज अ ट्रिकी प्रॉब्लम हियर। यहाँ पर क्या होता है, जब एयर पैसेज होती है, फेरिंक्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है जहाँ पर एयर और फूड दोनों भी यहाँ से पास थ्रू होना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब भी एयर पास थ्रू होती है फेरिंग से, देयर आर टू पैसेजेस। वन गोज टू द ईसोफेगस, एक पैसेज जो ईसोफेगस में जाता है, दूसरा पैसेज दो जो एयर के लिए होता है जो ट्रैकिया में पास होता है। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस हेल्प करता है। जब भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं फेरिंग में जाता है, तो जब भी फूड फेरिंग से पास थ्रू होता है, एपिग्लोटिस एयर के पैसेज को बंद कर देता है, उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देता है। एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है फूड को एयर के ट्रैक में जाने के लिए। और जब फूड ईसोफेगस में चला जाता है, एपिग्लोटिस रिलैक्स करता है और एयर को इनहेल करने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, जब भी एपिग्लोटिस डाइवर्ट्स एयर इनटू द लंग, that is the epiglottis is open now, that is the reason we are able to breathe. When we are eating food, the epiglottis closes the air path and the food goes into the esophagus through a common passage called as pharynx. So this process where the epiglottis is diverting the food into the esophagus and closing the larynx so that the food goes into the esophagus. हम लोग इसको समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू, कैसा एपिग्लोटिस हेल्प करता है एयर को ट्रैकिया में जाने के लिए और फूड को ईसोफेगस में जाने के लिए। Now you can see, children, in this diagram you can see that how the epiglottis is present and how the trachea is there and how the esophagus is there. The air entering into the trachea and the food goes, you can see the red point where the epiglottis is there, and esophagus and the tongue, the air enters here. So एपिग्लोटिस का जो फंक्शन है वो बहुत ही ट्रिकी प्रोसेस है जो कंट्रोल करता है हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्व्स रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ एपिग्लोटिस। दिस प्रिवेंट opening and closing of epiglottis, present the air entering into our esophageal tract, preventing the choking. हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे एपिग्लोटिस हमें हेल्प करता है हमारे एयर को ट्रैकिया में पास होने के लिए, जिसमें एक एक्टिविटी है, अगर आप लोग अपना पाम आपके नोज के सामने रखोगे, यू कैन फील दैट द एयर इज गोइंग इनसाइड द नॉस्ट्रल एंड कमिंग आउटसाइड। नाउ व्हेन यू ईट समथिंग, यू कैन फील दैट फॉर अ मोमेंट व्हेन यू swallow the food, the air stops coming from your nose. This indicates that the epiglottis has closed. That is the reason you are able to swallow and you are not breathing at that moment. So हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे एयर हमारी इनहेल होती है, एक्सहेल होती है, और swallowing या ईटिंग के दौरान हमारा एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है। अब आप लोग ये फिगर में देख रहे हो कि आप लोग जब भी अपने नेक पे हाथ रखोगे, एक स्टिफ पाइप की तरह कुछ दिखेगा आपको नेक पे, वो है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया है हमारा ब्रीथिंग पाइप जो लंग्स के अंदर डाइवर्ट होता है। सो ट्रैकिया इज प्रेजेंट व्हेन यू टच योर नेक। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ द एयर, एक्सहेलेशन मीन्स गिविंग आउट ऑफ द एयर। सो ये प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व है हमारे लंग्स। इफ वी पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अगर हम लोग अपने चेस्ट पे हाथ रखते हैं और एयर को इनहेल करते हैं, योर चेस्ट विल एनलार्ज इन साइज, बिकम बिगर इन साइज,
एंड व्हेन यू एक्सहेल एयर मीन्स व्हेन आपका एयर बाहर निकलता है आपके नॉस्ट्रल के थ्रू, उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। जब एयर बाहर निकलती है आपका चेस्ट नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये प्रोसेस जो है वॉलेंट्री प्रोसेस है, लंग अपनी खुदी से कोई काम नहीं करता, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं मसल्स। जो चेस्ट मसल्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग डायग्राम में, चेस्ट के मसल्स और जो डायाफ्राम है हमें हेल्प करता है इनहलेशन और एक्सहेलेशन में। चेस्ट वॉल किससे बना हुआ है चिल्ड्रन? चेस्ट वॉल बना हुआ है रिब्स क्या है? बोन्स है, मसल्स और स्किन से। व्हेन यू टच योर चेस्ट यू कैन फील अ सर्कुलर बोन विच इज एक्सटेंडिंग टू अवर स्पाइनल कॉर्ड तक ये लोग रिब्स एंगल बनाकर स्पाइनल कॉर्ड को अटैच करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज नथिंग बट अ फ्लेक्सिबल वर्टिब्रा एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स अवर नेक। हमारा चेस्ट वॉल जब एक्सपैंड होता है जब हम इनहेल करते हैं, और हमारा चेस्ट वॉल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हमारे नॉस्ट्रल से एयर बाहर निकलती है। इसको हेल्प करता है हमारे चेस्ट मसल्स और डायाफ्राम। अगर हम लोग चेस्ट कैविटी को अगर हम लोग सपोज करें कि रूम माने और डायाफ्राम को फ्लोर, सो डायाफ्राम इज हेल्पिंग दिस चेस्ट कैविटी इन इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द एयर। सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, हम अगर एक बलून लेंगे, बलून के अंदर एयर फिल करेंगे तो क्या होगा? वो बल्ज होगा, एक्सपैंड होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा लंग्स एक्सपैंड होता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो डायाफ्राम रिलैक्सेस व्हेन वी ब्रीथ आउट। डायाफ्राम क्या करता है? रिलैक्स करता है जब हम ब्रीथ को इनहेल को एक्सहेल करते हैं, गैस को एक्सहेल करते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, हम लोग ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, तो डायाफ्राम का ओरिजिनल जो डोम शेप है वो आ जा रहा है, और डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द इनहेलेशन। हम लोग डायाफ्राम दूसरे फर्स्ट डायग्राम में यू कैन सी दैट द कैसा डायाफ्राम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्क्वीज आउट कर ले रहा है। जब एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है, एयर जब लंग्स के अंदर फिल हो रही है, उसकी वजह से डायाफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, यू हैव टू रिमेंबर चिल्ड्रन, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी, जब डायाफ्राम रिलैक्स होगा चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगी। डायाफ्राम is a flat structure, dome-like structure which help in the inhalation and exhalation. The diaphragm is flat and the volume of the chest cavity increases and internal pressure decreases. जब chest cavity increase होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा चिल्ड्रन, जब चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है इंटरनल प्रेशर डिक्रीज होता है, and the air rushes out into the lungs and this is inspiration, that is inhalation. Now children हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में जो रिवर्स प्रोसेस होता है जहाँ पर चेस्ट वॉल लोअर हो जाता है और डायफ्राम रिलैक्स करता है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कैसा राइट और लेफ्ट डोम शेप है। यहाँ पर जो इंटरनल प्रेशर है इंक्रीज होता है, चेस्ट वॉल लोअर होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है। यहाँ पर जो इलास्टिक कॉन्ट्रैक्शन है, द लंग स्क्वीजेस आउट द एयर एंड द एयर गोज आउट टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर थ्रू द नॉस्ट्रल। ये प्रोसेस एक्सहेलेशन है या एक्सपिरेशन है। एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन दोनों एक दूसरे से रिवर्स प्रोसेस है। यहाँ पर आप लोग कभी नोटिस किए होंगे चिल्ड्रन की जब आप एक्सरसाइज करते हो आपका रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, आपका बॉडी मूवमेंट तेज़ जब हो जाता है, आपका बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और उसके साथ साथ आपकी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है। सो आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है जब आप लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हो या एक्सरसाइज करते हो। लेकिन अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, यू कैन फील द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। सो यहाँ पर हमने क्लियर किया है इनहलेशन और एक्सहलेशन का प्रोसेस, जहाँ पर इनहलेशन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और एक्सहलेशन को एक्सपिरेशन।
नाउ चिल्ड्रन, आपको इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस और क्लियर हो जाएगा ये डायग्राम्स के थ्रू। आप लोग यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो कि इन्हेलेशन या इनहेलिंग ऑफ एयर, जब एयर हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू हमारे ट्रैकिया से पास होकर हमारे लंग्स में जब फिल होती है तो लंग्स हमारे एक्सपैंड होते हैं। जब हमारे लंग एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन, जब हम लोग कोई स्पंज लेते हैं, डस्टर लेते हैं, उसको दबाते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब चेस्ट वॉल, चेस्ट कैविटी या लंग्स में एयर फिल होती है, चेस्ट एक्सपैंड होता है, हमारा रेज होता है। आप लोग चेस्ट पे हाथ रखकर देख सकते हो कि जब हम इनहेल करते हैं चेस्ट एनलार्ज होता है, ऊपर आ जाता है चेस्ट। सो डायफ्राम में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी आप लोग दूसरे डायग्राम में देखोगे कि एक्सहेलेशन, जब हम एयर हमारे लंग से बाहर निकालते हैं या एयर हमारे लंग से बाहर निकलती है तो लंग्स क्या हो जाते हैं, स्क्वीज आउट हो जाते हैं, और डायफ्राम क्या हो जाता है, अपना ओरिजिनल शेप, डोम शेप में आ जाता है। डायफ्राम रिलैक्स करता है और चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप लोग इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे इनहेल करने पर चेस्ट एक्सपैंड होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब एयर बाहर निकलती है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और डायफ्राम रिलैक्स होता है। अभी चिल्ड्रन, हम लोग लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है उसको रिकैप्चुलेट करेंगे। ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सुपीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स, हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, जो एयर को फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में जाने में हेल्प करता है और फुट को ईसोफेगस में जाने में। डायफ्राम, व्हाट इज अ डायफ्राम? डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर layer which is present between the lungs and the stomach. And what is the diaphragm doing, children? It is controlling the inhalation and exhalation of air. Inspiration क्या है, when the volume of the chest cavity increases, the pressure decreases. You have to remember children, when the volume of the chest cavity increases, the pressure decreases. The air from outside rushes inside the lung. इसको हम इंस्पिरेशन कहेंगे। एक्सपिरेशन किसे कहते हैं? the chest wall lowers and the diaphragm relaxes, assuming its dome shape. और द प्रेशर जो रहता है एयर का, एयर प्रेशर इंक्रीजेस एंड द एयर स्क्वीजेस आउट फ्रॉम द नोज। सो वो क्या है, एक्सपिरेशन प्रोसेस है। इसी तरीके से हमने ब्रीथिंग, एपिग्लॉटिस, डायफ्राम, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, ये टॉपिक हमने पार्ट 2 में क्लियर किया है और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ चिल्ड्रन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।